अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 23, मेथडोलॉजी। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंटिन्यू किया था चैप्टर लेक्चर नंबर 3 में मेथडोलॉजी का। उसमें हमने उसके मेजर रिसर्च मेथड्स और फर्स्ट वन जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड उसको डिस्कस किया था। अब सेकंड वन जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4, इसमें हम जो उसका बाकी पोर्शन रह गया है उसको कवर अप करेंगे। सेकेंड वन जो टॉपिक है वो है द कोरिलेशनल मेथड। इससे पहले जो टॉपिक था वो था द एक्सपेरिमेंटल मेथड, वो फर्स्ट वन था। ये सेकेंड वन है द कोरिलेशनल मेथड, पेज नंबर 27। यहाँ पे आपको पेज नंबर 27 पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये टॉपिक मिल जाएगा। इसमें बेसिकली कोरिलेशनल का जो वर्ड है ये वर्ड आया है रिलेशनशिप से, ठीक है। रिलेशनशिप होना और को का मतलब है दो चीज़ों का आपस में, ठीक। कोरिलेशनल दो चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप होना। इस स्टडी में बेसिकली हम लोग चेकआउट ये करते हैं कि अगर हम दो वेरिएबल्स कोई भी ले रहे हैं तो उनका आपस में रिलेशनशिप चेक करना होता है हमने कि आया वो उनका रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसकी पहले मैं डेफिनेशन आपको पढ़ के सुना देती हूँ कोरिलेशन की। the extent to which two variables are related to each other, कि बेसिकली जस्ट इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि दो वेरिएबल्स आपस में कितने रिलेटेड हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना आपको एक और वर्ड मिलेगा फर्स्ट पैरा में ही, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, ठीक है। इसकी पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुना दूं कि द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स कैन बी डिस्क्राइब्ड स्टेटिस्टिकली बाय कंप्यूटिंग द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। इसमें बेसिकली ये भी जो है ये कोफिशिएंट ही होता है, सॉरी रिलेशनशिप ही होता है। दो या दो से ज़्यादा भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि दो ही वेरिएबल्स हों। दो या दो से तीन चीज़ों का भी आप आपस में रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं, चार चीज़ों का भी कर सकते हैं। ये स्टडी पर डिपेंड करता है कि स्टडी कैसी हो रही है, ठीक है। तो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप चेक करना बाय स्टैटिस्टिकली कंप्यूटिंग। अच्छा, एक चीज़ ये कि जब भी कोई स्टडी की जाती है तो उसके जो रिजल्ट्स की जो डाटा कलेक्शन की जाती है, उनके जब रिजल्ट्स फाइंड आउट करने होते हैं तो वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, वो ऐसे ही बाय हैंड रिटन नहीं करते। और अगर कर भी लें तो वो इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है या इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है कि वो वैलिड और एक आम पर्सन जो है वो उसको वैलिड और रिलायबल तरीके से नहीं कर सकता। तो उसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते हैं। अगर मैं आपको साइकोलॉजी की डेफिनेशन, साइकोलॉजी की स्टडीज़ के अकॉर्डिंग बताऊं तो इसमें जो है स्टैट्स में एक सॉफ्टवेयर है SPSS, उसके थ्रू जितनी भी स्टडीज़ इसमें की जाती हैं, जितनी भी रिसर्चेस की जाती हैं, उनके जो रिजल्ट्स फाइंड आउट करने होते हैं वो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू किए जाते हैं। इसमें डाटा एंटर करके जो भी डाटा इकट्ठा किया होता है स्टडी से रेलिवेंट, वो डाटा इकट्ठा करके इसके अंदर एंटर करते हैं सॉफ्टवेयर में, और ये आपको रिजल्ट्स बता देता है जो जो आपने इसमें से रिजल्ट्स लेने होते हैं। ये आपको कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन बता देता है कि किस जो आपने वेरिएबल्स को यूज़ किया है वो किस वेरिएबल का क्या इस्तेमाल था और उसके क्या रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। पॉजिटिव आए हैं, नेगेटिव आए हैं, वो मैं आपको फर्दर बताती हूँ। तो बेसिकली हर जो भी हर स्टडी या हर मजमून है कह लें डिफरेंट, बाकी जैसे जोलॉजी है या फिजिक्स केमिस्ट्री, उसमें जितनी भी रिसर्चेज होती हैं, हर रिसर्च का अपना एक मेथड होता है, हर सब्जेक्ट की स्टडीज़ का और रिसर्चेज का, और सॉफ्टवेयर्स अलग होते हैं जिनको यूज़ करना होता है और जिनके थ्रू काम करना होता है। लेकिन साइकोलॉजी में जो है वो SPSS थ्रू, SPSS स्टैट्स में सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू रिजल्ट्स फाइंड आउट किए जाते हैं। तो ये जो है ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताता है कि दो या दो से कोफिशिएंट ऑफ जो कोरिलेशन है ये दो या दो से ज़्यादा जो वेरिएबल्स हैं उनका आपस में रिलेशनशिप बताता है कि आया कैसा है। अच्छा, एक चीज़ ये कि इसमें जो है रिलेशनशिप डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। पॉजिटिव रिलेशनशिप भी हो सकता है कि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव वो कि एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, ये नेगेटिव कोरिलेशन है। और अगर दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, मतलब कि एक के बढ़ने से दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, मैं आपको विद एग्जांपल्स बताती हूँ। जैसे हमने अभी
पीछे अगर आपको रिमेंबर हो तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी थी। वहाँ पर एक एग्जाम्पल क्या थी कि म्यूज़िक के चलने से उनकी जो अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स थी, उनके जो उस पर इफ़ेक्ट आ रहा था। वहाँ पे दो वेरिएबल्स कौन से थे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से थे। म्यूज़िक जो था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, और जो उनके रिजल्ट्स थे, बच्चों की परफॉर्मेंस थी, वो डिपेंडेंट वेरिएबल था। ठीक है, तो उनके एक वेरिएबल के बढ़ने से, जैसा कि उन्होंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का म्यूजिक जैसे जैसे वो बढ़ाते गए, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उतनी लो होती गई उन बच्चों की। ठीक है, तो क्या हुआ, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या था, नेगेटिव को रिलेशनशिप बना उनका आपस में। कैसे कि म्यूजिक जैसे जैसे बढ़ता गया, वो उनकी परफॉर्मेंस वैसे वैसे नीचे आती गई। तो ये उनका नेगेटिव रिलेशनशिप था आपस में। ऐसे ही अगर मैं आपको पॉजिटिव को रिलेशनशिप की एग्जांपल दूं, तो अगर पॉजिटिव कोरिलेशन की एग्जांपल दूं तो जैसे अगर एक स्टूडेंट है, वो अपने पेपर्स के लिए अपनी स्टडी जो है वो बहुत हार्ड वर्क करता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा वो अच्छी मेहनत करेगा, उतने ही ज़्यादा अच्छे पेपर्स और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो उसको अचीव करेगा। ठीक है, तो इन दो चीज़ों का यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसकी स्टडी है कि वो अपनी स्टडी को टाइम कितना दे रहा है। ठीक है, कितना ज़्यादा वो हार्ड वर्क कर रहा है। और दूसरा उसका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, उसके एग्जाम्स का रिजल्ट है कि जैसा उसने पढ़ा होगा, जैसे उसने पेपर दिए होंगे, वैसा उसको रिजल्ट मिल जाएगा। तो डिपेंड कर रहा, जो उसके रिजल्ट्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं उसकी स्टडी पर कि उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसा था। तो यहाँ पे कैसा है उसका रिलेशनशिप बन रहा, अगर उसने अच्छा पढ़ा और उसके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो ये क्या है, उसका आपस में दोनों वेरिएबल्स का क्या रिजल्ट आया, पॉजिटिव रिजल्ट आया, सॉरी पॉजिटिव कोरिलेशन बना इनके दोनों का आपस में वेरिएबल्स का। ठीक है, और अगर ऐसे ही थर्ड वन ये है कि अगर दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल्स का दूसरे वेरिएबल्स के बढ़ने से या कम होने से एक दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम उनको सिंपल ये कहेंगे कि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पे जीरो एग्जिस्ट है, यहाँ पे जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों ही इंडिपेंडेंट है, वो बजाते खुद एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इन दोनों का एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि पॉजिटिव कोरिलेशन भी होता है वेरिएबल्स में, नेगेटिव भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता कोई भी। जैसे हमने अभी जो है वो पीछे म्यूजिक की मैंने आपको एग्जांपल दी है, उन दोनों का जो है वो आपस में नेगेटिव कोरिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है। जैसे कि म्यूजिक जैसे जैसे उनका बढ़ता गया, उनकी परफॉर्मेंस उतनी लो होती गई, तो उनका नेगेटिव है। अगर तो उनके म्यूजिक के बढ़ने से उनकी परफॉर्मेंस भी बढ़ती, तो तब हमने कहना था कि इनका पॉजिटिव कोरिलेशनशिप है। ठीक है, रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग जो भी अगर रिजल्ट्स ये आते कि उनके म्यूजिक के बढ़ने से उनकी परफॉर्मेंस बढ़ गई है, तो फिर हमने उसकी स्टेटमेंट पढ़ के ये बता देना था कि इनका आपस में पॉजिटिव कोरिलेशनशिप है। तो ये बेसिकली इस स्टडी का मतलब यही होता है कि इसमें वेरिएबल्स के दरमियान में हमें बताना होता है कि उनका आपस में उसके वेरिएबल्स का रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या है ही नहीं कोई भी। अच्छा, यहाँ पे ना एक सेकंड पैरा पे एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स की। इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है सिंपल एग्जांपल में छोटा सा कि जो है मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मैट्रिक के बाद उन्होंने एंट्रेंस के एग्जाम्स दिए हैं, एंट्रेंस के, और उनके जो मार्क्स हैं उसके बाद उन्होंने मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन्स लेने हैं। ठीक है, सॉरी एफए के बाद। तो आप लोगों ने अब मुझे ये एग्जाम्पल खुद पढ़ के बताना है कि इनका आपस में जो है वो रिलेशनशिप कैसा है, और खुद उसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, और मुझे बताना है कि ये इसका रिलेशनशिप कैसे पॉजिटिव आया है और कैसे जो है इसका रिलेशनशिप कैसे नेगेटिव बनता है। ये सारा कुछ इस पैरा में, एक पैरा में, छोटे से पैरा में आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप लोगों ने इसको पढ़ना है और समझना है। थर्ड वन जो मेथड है वो है नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड, पेज नंबर 28। ओके स्टूडेंट्स, ये जो है अब नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड है। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल का बताऊंगी कि उसमें जो है, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिमेंबर करवाऊं, एक्सपेरिमेंटल मेथड में उसमें हर चीज़ जो है कंट्रोलेबल होती है रिसर्चर के। ठीक है, रिसर्चर के कंट्रोल में होती है हर चीज़। वो उसने एक जो भी इन्वायरमेंट क्रिएट किया होता है वो खुद से उसने क्रिएट किया होता है, उसकी बेस पे वो रिजल्ट्स ले रहा होता है। पूरा एक एक्सपेरिमेंट
कंडक्ट कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन अब ये जो नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड है ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि अब जो इसमें जो बेसिकली होता है कि फ्रीक्वेंटली used by researchers to gain useful information about behavior in a more natural setting। इसमें ये होता है कि जब रिसर्चर चाह रहा हो कि वो इंफॉर्मेशन ले, लेकिन जो उसके पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी नेचुरल सेटिंग में जाके इंफॉर्मेशन ले, ठीक है, तो तब वो ये नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज करता है कि जब उसको ज्यादा से ज्यादा मोर से मोर इंफॉर्मेशन की जरूरत हो, और वो अवॉइड करता है कंट्रोल्ड और आर्टिफिशियल कंडीशंस से जो कि एक्सपेरिमेंट में रिक्वायर्ड होती हैं, और मैनी कोरिलेशनल स्टडीज़ में भी एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की जो कंडीशंस हैं वही रिक्वायर होती हैं, ठीक है। तो ये वाला जो मेथड है इसमें बेसिकली कोई कंट्रोल कंडीशन नहीं होती, कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता, कोई डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल कंडीशंस नहीं होती, हाइपोथेसिस नहीं होते, ठीक है। इसमें जो है ये टोटली जो है वो डिफरेंट होता है। ये आपको वर्ड ही साथ में मेंशन कर रहा है कि ये नॉन एक्सपेरिमेंटल है टोटली। इसमें एक्सपेरिमेंट कोई चीज़ नहीं होती एक्सपेरिमेंटल में, जैसे वो हर चीज़ कंट्रोलेबल रखता है अपने रिसर्चर कंट्रोल में, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारे यहाँ पे इसके फर्दर 3 पॉइंट्स हैं: नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, सर्वे मेथड, केस स्टडी। यहाँ पे तीनों में वो किसी नेचुरल सेटिंग में जाकर लोगों पार्टिसिपेंट्स पे जहाँ उसने रिसर्च करनी होती है, जिस इन्वायरमेंट में रिसर्च करनी होती है, क्योंकि मैंने आपको ये वेरी फर्स्ट बताया था कि आपकी स्टडी पे डिपेंड करता है कि आप, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप काम करना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी रिसर्चेस होती हैं वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल मेथड में ही यूज़ हो सकती हैं, उन पे एक्सपेरिमेंटल मेथड के अलावा आप कोई और मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमने उसमें एग्जांपल्स भी पढ़ी। लेकिन जब आपने फॉर एग्जांपल आपने थोड़ी सी वास्ट आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, अगर रिसर्चर को किसी कल्चर को उसने स्टडी करना हो, किसी कल्चरल बेस पे उसने स्टडीज़ करनी हो कि फॉर एग्जांपल पंजाब के लोगों का रहन सहन कैसा है, बलूचिस्तान के लोगों का रहन सहन कैसा है, और ऐसे ही डिफरेंट सूबों का उसने अगर देखना हो, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वहाँ पे वो एक्सपेरिमेंटल मेथड को नहीं यूज़ कर सकता। क्यों नहीं यूज़ कर सकता? क्योंकि अब वो इतने लोगों को कंट्रोल कंडीशन के अंदर ला ही नहीं सकता कि कंट्रोल कंडीशन के अंदर रखकर उन पे एक्सपेरिमेंट करे, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए फिर वो उसकी स्टडी के लिए ज़रूरी होता है कि वो नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड को ही यूज़ करे। पहला जो मेथड है वो है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन द मेथड ऑफ ऑब्जर्विंग बिहेवियर्स एज दे अकर नेचुरली, कि वो खुद जाए, वो नेचुरल इन्वायरमेंट में रिसर्चर खुद जाए और जाके लोगों को ऑब्जर्व करे कि लोग यहाँ पे कैसे रह रहे हैं, क्या इनका रहन सहन है, कैसे इनकी तहजीब क्या है, ठीक है। तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं वो रिसर्चर खुद, पहला तो इसका मेथड ये है नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड का, कि वो ये यूज़ कर सकता है कि वो खुद से जाए वहाँ पे जाके लोगों के साथ उनका हिस्सा बने, उस सोसाइटी को देखे समझे और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी ऑब्जर्वेशन लेकर तो उसके सारे जो है वो की पॉइंट्स लिखे कि यहाँ के लोग ऐसे हैं। फिर वो सेकेंड इन्वायरमेंट में जाए, वहाँ पे जाके सेम चीज़ें कंपैरिजन करे और फिर उनका डिफरेंस बताए कि वहाँ के लोगों में ये डिफरेंस है और यहाँ के लोगों में ये डिफरेंस है, अपनी स्टडीज़ करे फिर, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट वन टॉपिक है वो है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। सेकेंड वन जो है वो है सर्वे मेथड। इसके अलावा वो सेकंड मेथड भी यूज़ कर सकता है सर्वे मेथड को। सर्वे मेथड में बेसिकली वो लोगों के पास खुद से जाकर क्वेश्चनेयर, जैसे कि अगर आपने मीडिया में भी, अगर आपको समटाइम न्यूज़ में देखते हैं कि जो एंकर्स होते हैं वो लोगों के पास जाते हैं और क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, डिफरेंट आम रैंडमली लोगों से पूछ रहे होते हैं, ओपिनियंस ले रहे होते हैं, उनके थॉट्स पूछ रहे होते हैं, आइडियाज़ पूछ रहे होते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक इशू पर, ठीक है। तो बेसिकली वो सर्वे कर रहे होते हैं कि अगर कोई भी गवर्नमेंट का एक स्पेसिफिक इशू है तो उस पर आम आवाम का क्या कहना है, आम आदमी उस पर क्या ओपिनियन रखता है, आम आदमी उस पर क्या थॉट
अबाउट क्या फीलिंग्स या क्या एटीट्यूड्स रखता है, ठीक है। तो ये वो सर्वे मेथड को यूज़ कर सकता है। अब अच्छा, एक चीज़ क्लियर है कि नेचुरलिस्टिक मेथड में वो सिर्फ ऑब्जर्व करेगा चीज़ों को, उसमें वो पार्टिसिपेंट खुद लोगों से उसमें पूछेगा कुछ नहीं, वो सिर्फ इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कर रहा होगा, नेचुरलिस्टिक के लोगों का क्या रहन सहन है, कैसे है या ऐसे है, ठीक है। लेकिन सर्वे मेथड में वो बाकायदा लोगों के पास जाकर उनसे क्वेश्चनियर्स पूछेगा, कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, अच्छा आप मुझे बताएं अगर ऐसा ये इशू है या मैं ये वाला टॉपिक है तो इस पे आप बताएं आपकी क्या राय है, ठीक है। तो वो डिफरेंट लोगों के ओपिनियंस लेके उनके आंसर्स को राइट डाउन करेगा और उसके बाद वो रिजल्ट्स बताएगा कि जी इतने लोगों के ये वाले आंसर्स है, इस वाली पॉपुलेशन के ये वाले आंसर्स आए हैं, ठीक है। और जो लास्ट वन मेथड है वो है केस स्टडी। अच्छा जी, थर्ड वन जो टॉपिक है वो है केस स्टडी। ये पेज नंबर आपको 29 पे मिलेगा, राइट हैंड साइड पे ये आपका टॉपिक लिखा हुआ है। ये सबसे ज़्यादा इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन स्टडी है, जो कि बेसिकली आम रूटीन में भी लोग यूज़ करते हैं। ये किसी भी एक सिंगल इंडिविजुअल पर या किसी एक सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पर की जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें अगर हम फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, तो अगर आप कोई रिसर्चर है वो देखना चाह रहा है कि एस्थमा के पेशेंट्स हैं, उनमें एस्थमा की जो बीमारी है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, वो इस पे स्टडी करना चाह रहा है कि उसकी सबसे बड़ी वजह या लॉजिक क्या है कि लोगों में एस्थमा की बीमारी जो है वो किस वजह से इतनी ज़्यादा हाई लेवल पर होती है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो डिफरेंट एस्थमा के पेशेंट्स के पास जाएगा और एक सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल के पास अलग अलग एक मतलब कि उसने सिलेक्ट कर लेने हैं वो वाले लोग जो सिर्फ एस्थमा के पेशेंट्स होंगे, ठीक है। फिर उनके पास 1 बाय 1 करके जाएगा हर इंडिविजुअल के पास और उनसे जाके पूरी उनकी लाइफ हिस्ट्री की पूछेगा कि जी आप मुझे बताएं कि आपकी अगर ये एस्थमा की बीमारी है कब शुरू हुई, कब से स्टार्ट हुई, डाइट प्लान पूछेगा और बेसिकली उनकी उसका फैमिली स्ट्रक्चर पूछेगा कि ये इनहेरिट तो नहीं है, कहाँ कहाँ से वो जो ज़्यादा हर इंसान जो सबसे बड़ी लॉजिक देगा कि हमारी ख़ानदानी बीमारी है या ये डाइट की वजह से है या ये इन्वायरमेंट की वजह से है, सबसे बड़ी रीज़न क्या है, तो वो हर एक का आंसर्स जो है वो नोट करता जाएगा और सबसे ज़्यादा और लास्ट में उनको कंपैरिजन करेगा कि सबसे बड़ी रीज़न जो थी वो एस्थमा के पेशेंट्स में किस वजह से एस्थमा का पेशेंट जो है सबसे ज़्यादा आंसर्स जो लोगों एक जैसे होंगे वही जो है वही उसकी वजह बनेगी कि एस्थमा की जो बीमारी है वो सबसे ज़्यादा इस वजह से हो रही है, ठीक है। तो केस स्टडी का जो मेथड है ये सब पे जैसे कि एक सर्वे मेथड यूज़ किया जाता है या नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एक वास्ट पॉपुलेशन पर की जाती है, ऐसे केस स्टडी जो है ये सब ऐसे नहीं होता, बहुत ज़्यादा वास्ट पॉपुलेशन पर नहीं, लेकिन इसका या तो एक सिलेक्टिव इंडिविजुअल पर या फिर एक सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पर की जाती है, ठीक है। और उनके अकॉर्डिंग और फिर अगर उसके रिजल्ट्स को जब जनरलाइज करना होता है कि एस्थमा के पेशेंट्स की सबसे बड़ी लॉजिक जो इस बीमारी की जो रीज़न है वो ये है, तो वो सिर्फ उसी पॉपुलेशन पर ही जनरलाइज किया जाता है कि एस्थमा के पेशेंट्स पर, उनको ना तो हम कार्डिक पेशेंट्स पर ना ही कैंसर पेशेंट्स पर उनको हम उन पे नहीं अप्लाई कर सकते कि उन पे भी यही रीज़न है, ठीक है। वो सिर्फ हम एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन पर जनरलाइज करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आपको एक जो है इसका बता दूं कि जो फ्राइड था, हमने साइको एनालिसिस पढ़ा था, उसमें जो फ्राइड सबसे ज़्यादा मेथड को यूज़ करता था लोगों से, जब वो एक्सपेरिमेंट्स करता था अनकॉन्शियस का देखता था, तो सबसे ज़्यादा जो फ्राइड ने मेथड यूज़ किया है वो केस स्टडी मेथड को यूज़ करता था, ठीक है, क्योंकि वो सब्जेक्टिवली लोगों से पूछता था चीज़ों को, वो ऑब्जेक्टिव वे में उसकी जितनी भी रिसर्च है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव चीज़ कोई नज़र नहीं आएगी या लॉजिकली चीज़ कोई नज़र नहीं आएगी, आपको सारा सब्जेक्टिवली उसके टॉपिक्स जो हैं वो मिलेंगे। तो फ्रॉइड जो था वो केस स्टडी के मेथड को यूज़ करता था। आप नॉर्मली भी अगर कभी आप डॉक्टर्स के पास अगर जब पेशेंट्स जाते हैं तो वो उनकी एक पूरी लाइफ हिस्ट्री की पूरी एक पूछते हैं कि आपको ये बीमारी है, आप हमें सारा कुछ उसके बारे में बताएं, ठीक है। ये फैमिली में तो नहीं है या किसी रिलेटिव को ना हो इससे पहले, ठीक है। अगर शुगर या ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट हो तो उससे डॉक्टर्स, ये आम रूटीन में जो डॉक्टर्स हैं ये केस स्टडी के मेथड को ही यूज़ कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? अच्छा, अब ये आपके बेसिकली 3 टॉपिक्स थे, एक्सपेरिमेंटल मेथड, कोरिलेशनल मेथड एंड थर्ड वन और लास्ट वन इज नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड। हमने बेसिक ये 3 पढ़े हैं, ये बहुत सिंपल और बहुत इजी वर्डिंग में आपको आपके नोट्स पर अवेलेबल है।
बाकी ये है कि आपका यहाँ पे चैप्टर क्लोज